नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी वकील का ढाबा सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का नावा भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है सगे पिता से मुलाकात और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 9वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग 9, नाम सगे पिता से मुलाकात। इसके बाद वह अंकल वहां से चले गए। सोनू, जो कि मेरे पास ही काम करता था, और मैं एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। सोनू, यार क्या करना चाहिए? मैंने सोनू से कहा। पता नहीं भैया जी, आप बड़े हैं, जैसा आप ठीक समझें। यार मुझे इसमें किसी झूठ की दुर्गंध आ रही है। भैया जी, आपका शक करना जायज है, क्योंकि आप एक वकील के नजरिए से सोच रहे हैं। अगर आप एक आम इंसान के नजरिए से देखोगे तो आपको इस बात की तस्वीर कुछ और ही दिखाई देगी। मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? भैया जी, सीधी सी बात है। उस अंकल को वह घर पसंद है और वह उसे हर हाल में खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह आपको उस घर को खरीदने के लिए कह रहा है। लेकिन मुझे ही क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि अपने किसी निकट संबंधी को क्यों नहीं? हो सकता है कि उसे किसी पर विश्वास ना हो, और फिर आपकी छवि इस मोहल्ले में काफी साफ सुथरी है। उसे आप पर विश्वास है कि आप उसे धोखा नहीं देंगे। लेकिन भैया जी, लेकिन वगैरह यह सब छोड़ो, और अगर आपको सही लगता है तो उनके साथ जाओ, और अगर सही नहीं लगता तो मत जाओ। सीधी सी तो बात है। चलो, जैसा तुम कहते हो, चले जाते हैं। जाने में क्या हर्ज है? तुम भी चलना कल साथ मेरे। भैया जी, मैं क्या करूँगा? करना तो मैंने भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक से भले दो। तुम तैयार रहना। ठीक है भैया जी। अगले दिन हम तीनों, यानी मैं, सोनू और रामकिशन अंकल, वह घर देखने के लिए चल पड़े। वह घर हमारे शहर से काफी दूर था। करीब 2 घंटे गाड़ी चलाकर हम वहां पहुंचे। अभी हम कुछ दूर ही थे कि मैंने रामकिशन अंकल को कहा, अंकल जी, आपने यह नहीं बताया थी कि आपके दोस्त का घर दूसरे किसी शहर में है। बेटा, हमारी इस विषय पर तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तुमने भी पूछा और मैंने भी नहीं बताया। अगर तुम पूछते तो मैं जरूर बता देता कि मेरे दोस्त का घर थोड़ा दूर है। अंकल के इस जवाब पर हंस तो पड़े, लेकिन मुझे उनकी इस बात पर गुस्सा बहुत आ रहा था। खैर, हम उस घर के नजदीक पहुंचने लगे थे, परंतु पता नहीं, अचानक से मुझे उस घर का रास्ता जाना पहचाना सा लगने लगा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं इस रास्ते पर पहले भी आया हूँ। मैं याद करने की कोशिश करने लगा था, और जिस वजह से मैं चुपचाप अंकल के बताए रास्ते पर चल रहा था। धीरे धीरे वह घर नजदीक आने लगा, और मुझे वहां आसपास की जगह जानी पहचानी सी लगने लगी। कुछ ही समय में हम उस घर के बाहर पहुंच गए। मैं घर को बाहर से देखने लग गया और वहीं घर के बाहर खड़ा हो गया। घर के नीचे बनी दुकान और बाहर से घर की बनावट जानी पहचानी सी प्रतीत होने लगी। अचानक से मैं अपनी बचपन की यादों में खो गया। मैं नीचे की दुकान में गया, फिर बाहर बने बरामदे को देखने लग गया। मैंने घर को पहचान लिया था। यह पिताजी का ही घर था। हाँ, यह मेरे पहले पिताजी का घर था। यह वही घर था जहाँ मेरा जन्म हुआ था, और जहाँ मैंने अपने जीवन के शुरुआती 3-4 साल गुजारे थे। मैं घर को देखकर बचपन की यादों में खोया हुआ था कि तभी अंकल ने मुझे आवाज लगाई और घर के अंदर आने को कहा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा था। मैं जैसे जैसे सीढ़ियों को चढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे इस घर में बिताया हुआ समय याद आ रहा था। कुछ ही समय में हम अंकल जी के दोस्त के कमरे में पहुंच गए। उनको देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पहले पिता थे। लेकिन उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल था। बड़े
बड़े बिखरे हुए सफेद बाल और बड़ी हुई सफेद दाढ़ी उनकी जर्जर हालत को बयां कर रही थी। उनकी इस हालत को देखकर मेरे मन में कई प्रकार के सवाल पैदा हो रहे थे। उनकी यह हालत कैसे हुई, इस बारे में मैं पहले जानना चाहता था। मैंने मन ही मन फैसला किया कि मैं पहले उनको अपने बारे में नहीं बताऊंगा। पहले मैं उनकी इस हालत की कहानी के बारे में पता करूंगा। हम उनके पास आकर बैठ गए। मैंने उनको नमस्कार बुलाई और उनसे हैरानी से पूछा, अंकल जी, आपकी यह हालत। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, पास बैठे रामकिशन अंकल मेरी बातों का जवाब देने लग गए। बेटा, इन्हें कैंसर की समस्या है और वह भी आखिरी चरण में है। इस वजह से इनकी यह हालत हो गई है। हाँ, आपने बताया था, लेकिन इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नहीं? वह क्यों? इनके परिवार वाले? इनका तलाक हो गया था, जिस वजह से इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई और साथ में इनका बेटा जो कि 3-4 साल का था, वह भी अपने साथ ले गई। यह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। यह उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिस वजह से यह शराब और सिगरेट वगैरह का सेवन करने लग गए। मैं उनकी आंखों में देखने लग गया और वह भी मेरी ओर एकटक देखे जा रहे थे। कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे अपने पास जाने का इशारा किया और उनका इशारा पाकर मैं धीरे से उनके पास चला गया। मुझे देखकर उनकी आंखों में पानी आ गया और मुझसे बोले, आज अगर मेरा बेटा मेरे पास होता तो तुम्हारे जितना बड़ा होता। अब कहाँ है वो? उसको उसकी माँ अपने साथ ले गई। कहाँ? इससे पहले कि वह आगे कुछ बोलते, रामकिशन अंकल ने हमारी बात को काटते हुए कहा, रवि बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि इनका तलाक हो गया था। तलाक के बाद से ही इनकी पत्नी इनके बेटे को अपने साथ ले गई थी। मेरी आंखों में पानी था और मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन मेरे पिता मेरी ओर ही देखे जा रहे थे। कुछ देर के बाद हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और एक दूसरे की ओर देखते हुए मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरे साथ आए सोनू और रामकिशन अंकल मेरी ओर हैरानी से देखने लग गए। बेटा, तुम कौन हो? पिताजी ने मेरी ओर एक उम्मीद से देखकर मुझसे कहा। लेकिन मैं चुप रहा और उनकी बात का जवाब नहीं दे पाया। मैं लगातार रो रहा था। पिताजी ने फिर से अपना सवाल दोहराया, लेकिन मैं उठा और पिताजी के गले जा लगा। तुम मेरे रवि हो, बोलना, तुम मेरे रवि हो ना। मुझे पता था तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। तुम रवि हो ना, बोलो। हाँ पिताजी, मैं ही आपका रवि हूँ। यह सुनते ही वह एकदम से उठे और मुझे अपने गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लग गए। तू कहाँ था बेटा? मैंने तेरा बहुत इंतजार किया, लेकिन तू नहीं आया। देख मेरा क्या हाल हो गया है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। पिताजी बोलते जा रहे थे और मैं उनके गले लगकर रोता जा रहा था। कुछ समय के बाद हम सभी शांत हो गए और बातचीत करने लग गए। पिताजी, यह सब कैसे हो गया? आपका यह हाल कैसे हो गया? बेटा, तेरी माँ से तलाक के बाद जब तू भी उसके साथ चला गया तो मेरा तेरे बिना कहीं दिल नहीं लगा। तेरे जाने से मैं टूट सा गया। जब उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर मुझे मेरी इस बीमारी के बारे में पता लगा तो मैं भगवान यही प्रार्थना करता कि मुझे मेरे मरने से पहले एक बार तुमसे मिलवा दे। आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं भी भगवान से यही मांगता था कि एक बार मुझे आपसे मिलवा दे। और बता, तेरी माँ कैसी और तू क्या करता है? मेरे बारे में तो तूने सब जान लिया, मेरा हाल देख भी लिया। तू अपने बारे में कुछ बता। अपनी माँ के बारे में, कैसी है वो? क्या उसका स्वभाव अब कुछ नर्म हुआ या फिर अभी भी वैसा ही है? पिताजी, माँ तो इस दुनिया में नहीं रही। कुछ वर्षों पहले उनका देहांत हो गया था। यह सुनकर पिताजी ने लंबी सांस ली और कुछ देर चुप हो गए। उनके स्वभाव के बारे में मैं बहुत ही कम जानता हूँ। मतलब, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जी, मेरा बचपन का अधिकतर समय माँ से दूर एक हॉस्टल में बीता है और रही बात उनके स्वभाव की तो उन्होंने अपने नए पति के सामने नर्म स्वभाव ही रखा था।
वह तो रखना ही था। खैर छोड़ो इस बात को, तुम्हारे नाना नानी कैसे हैं? जी मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं होती। चलो यह भी ठीक है कि तुम उनसे दूर ही रहे। बेटा तुम शायद नहीं जानते कि हमारे तलाक करवाने के पीछे तुम्हारी नानी का बहुत बड़ा हाथ है। खैर छोड़ो सब पुरानी बातों को, तुम अपने बारे में बताओ। क्या करते हो? जी मैं पेशे से एक वकील हूँ। वाह, दिल खुश कर दिया बेटा। बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अपने पेशे में गलत काम कभी मत करना, यानी किसी का घर मत तोड़ना। जहां संभव हो वहां दो सिरों को मिलाने की कोशिश जरूर करना। ठीक है पिताजी। शादी हो गई बेटा? हाँ पिताजी, मैं आपको जल्द ही आपकी बहू से मिलवाऊंगा। मेरे बारे में क्या बोलेगा कि कौन हूं मैं? पिताजी की कहीं बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम काफी देर बैठकर बातें करते रहे। फिर उसके बाद मैंने पिताजी को एक अच्छे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अस्पताल में दाखिल रहने के दौरान मैंने अपना ज्यादातर समय पिताजी के साथ बिताने की पूरी कोशिश करता रहा और मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी रहा। हम जब भी मिलते ढेर सारी बातें करते। मैंने बचपन से लेकर आज तक की सारी कहानी पिताजी को बता दी और उन्होंने भी अपनी कहानी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक सवाल जिसका जवाब मुझे शायद कभी नहीं मिल पाता मुझे पिताजी के पास से मिल गया। वह सवाल उनकी तलाक की वजह पर आधारित था। उनका तलाक क्यों हुआ और इसके पीछे आखिर का क्या वजह थी, यह जानने में मेरी बहुत उत्सुकता थी। मैंने कई बार अपनी माँ से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने किसी ना किसी बहाने से मेरे इस सवाल को टाल दिया। जब कोई औरत शादी के बाद अपना ससुराल अपने मायके के रिमोट से चलाती हो या अपनी माँ के कहने से चलाती है, तो उस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। मेरे माता पिता के तलाक के केस में भी ऐसा ही हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार मेरी नानी माँ थी, जिनकी ज्यादा दखलंदाजी ने हमारा घर परिवार सब बर्बाद कर दिया। खैर जो भी हो, लेकिन इसमें नुकसान तो मेरा हुआ था। यहाँ काफी दिन तक उनका इलाज चला, लेकिन यह इलाज उनकी जान नहीं बचा सका और एक दिन वह मुझे छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जाने से पहले मुझे अपना घर तोहफे के रूप में दे गए। मैं अपने आप को बहुत ही बदकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिताजी का परिचय अपने परिवार से नहीं करवा सका और वह जाते समय भी वह अपनी बहू का मुंह नहीं देख सके। मैं ईशा को वह घर दिखाने जरूर ले गया था, लेकिन उसे इस घर की सच्चाई के बारे में कभी नहीं बताया। वह सच्चाई जिसमें जिसमें मेरे बचपन का सुनहरा पल बीता था और आज तोहफे के रूप में मेरे पास है। जब भी कभी पिताजी से मिलने को दिल करता तो मैं उस घर में जाकर कुछ देर बैठ जाता। समय के चलते पहिए को रोक पाना असंभव होता है। समय अपनी चाल चलता रहता है। इसी समय के चक्र के चलते कब ईशा के गर्भकाल का समय पूरा हो गया पता ही नहीं चला। उस रात हम दोनों रात का खाना वगैरह खाकर सो गए थे कि तभी आधी रात को अचानक से ईशा ने पेट दर्द की शिकायत की। मुझे समझ में आ गया कि ईशा को अब अस्पताल ले जाने का समय आ गया है। मैंने बिना समय गंवाए ईशा को तुरंत से अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही समय में हम अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने अपने इलाज की कार्यवाही शुरू कर दी और कुछ ही समय में एक नर्स खुशखबरी लेकर के आई। वह खुशखबरी मेरी बेटी के रूप में थी, यानी ईशा ने एक बेटी को जन्म दिया था। यह खबर सुनकर मैं बहुत खुश था, लेकिन यह खबर सुनकर ईशा की क्या प्रतिक्रिया होगी इसकी कल्पना से भी डर लग रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक तो उसके बेटा पैदा होना था। खैर अब जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर मैंने सब्र कर लिया। कुछ देर के बाद एक नर्स मेरी बेटी को लेकर मेरे पास आई और उसने उसे मुझे थमा दिया। मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया। मेरे उस समय के जज्बात को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। वह एक जिंदा गुड़िया के जैसे लग रही थी। उसकी तुलना अगर एक परी से की जाए तो गलत ना होगा। मैंने काफी समय उसके साथ बिताया। यह पल मेरी जिंदगी का सुनहरी पलों में से एक था। मैंने काफी समय अपनी परी के साथ बिताया, उसके साथ खूब खेला। आज अगर माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। मैं उसके साथ खेल ही रहा था कि तभी नर्स ने मुझसे कहा,
भाई साहब, आपकी पत्नी को होश आ गया है और वह आपको बुला रही है। 1 मिनट रुकना और मेरी बात सुनना। क्या है? बोलो। आपने मेरी पत्नी को बता दिया है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है। मेरे मुंह से यह सब सुनते ही वह नर्स मेरी और हैरानी से देखने लग गई और उसने कहा, हाँ। जैसे ही उन्हें होश आया, वैसे ही डॉक्टर साहब ने उन्हें बता दिया था। क्यों, क्या नहीं बताना चाहिए था? अरे यूं चेहरा लटकाए क्यों खड़े हो? क्या आपको लड़की होने की खुशी नहीं हुई? आजकल के जमाने में भी अगर आप लड़का और लड़की में फर्क करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं होगा। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नर्स को शायद कहीं जाने की जल्दी थी, इसलिए वह मेरी बात को सुना अनसुना करके चली गई। अब मुझे ईशा को मिलने जाना था, लेकिन उसके सामने जाने से डर लग रहा था। मैं यह सोचकर डर रहा था कि उसके साथ नजरें कैसे मिलाऊंगा। खैर, कुछ हिम्मत करके मैं ईशा के पास जाने लगा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ईशा को मैंने अपने सामने पाया। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखें जैसे मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसने मेरी ओर देखा, फिर अपनी बेटी की तरफ देखकर मुझसे अपनी गोद में उठाने के लिए मांगने लगी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और बेटी को ईशा के पास लेटा दिया। ईशा ने उसको देखा और देखकर प्यार करने लग गई। ईशा, तुमको एक बात बताना है। क्या? ईशा ने धीरे से कहा। यह लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। मुझे पता है। तो क्या हुआ? मेरी बेटी है। हमारी बेटी है। मेरी रविशा है। रविशा? अब यह कौन है? हमारी बेटी रवि और ईशा की बेटी रविशा। वाह, तुमने तो नाम भी रख लिया और मैं डर रहा था कि कहीं तुम इसे अपनाने से इनकार ना कर दो। क्यों? भूल गई, तुम तो लड़का चाहती थी। ईशा मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वह मेरे सामने अपनी गलती मानना नहीं चाहती थी। खैर, काफी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, यह बात अब भविष्य में कभी मत करना। मैंने परिस्थिति को भांप लिया और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने ईशा के साथ इस विषय पर बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसको बेटी होने से भी खुशी थी और मैं उसकी इस खुशी से संतुष्ट था। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।